देखिए चोकिंग के बारे में हमने पूरा डिटेल से जान लिया है। पीछे वाली वीडियो मतलब कि पार्ट 1 में हमने चोकिंग के बारे में पूरा जान लिया कि चोकिंग क्या होती है, कैसे चोकिंग होती है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम चोकिंग से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम गैस चार्ज करें कि हमारी जो फ्रिज है वो चोक ना हो, वो जाम ना हो, उसमें जो गैस है वो जाम ना हो। आज इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे बच सकते हैं चोकिंग से। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक चीज़, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ना, जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको आपको नोट करते जाना है। इसलिए नोट करना है दोस्तों कि आप उसमें से जो गलतियां करते थे वो अब आपको नहीं करना है, और जो चीज़ें मतलब पहले नहीं उसका यूज़ करते थे और मैं अगर कुछ बताता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ तो उसको आपको यूज करना है, जिससे आपकी 100% अपनी चोकिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और मैं आपके लिए 4-5 वीडियो बनाऊँगा पार्ट में, और स्पेशल इसी के लिए चोकिंग के लिए कि अगर आपने उसको देख लिया 4-5 वीडियो को तो दोस्तों आप चोकिंग की प्रॉब्लम से 100% बच सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट ये करना है आपको, जो पहले पॉइंट है और पहले जो गलती करते हैं लोग उसको आपको अब नहीं करना है, वो है फ्लेक्सिंग की। सबसे पहले जाते हैं, अगर फ्रिज चोक है मान लीजिए, गैस के इसके अंदर से पूरी निकलती है भरपूर और फ्रिज चोक है मान लीजिए, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं फ्लेक्सिंग। तो मैं आपको बता दूँ फ्लेक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ फ्लेक्सिंग करिए अगर आपके पास नाइट्रोजन है तब, और अगर नाइट्रोजन नहीं है तो आपको 1 भी % वहाँ पे फ्लेक्स करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, और आपको आज से फ्लेक्सिंग नहीं करनी है। इससे सिर्फ नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान क्या होगा मैं आपको बता दूं। नुकसान ये होगा जब आप फ्लेक्सिंग करेंगे ना तो इसमें बहुत सारे एयर चले जाएंगे। किससे करेंगे? कंप्रेसर चला के एयर से करेंगे ना, तो एयर से करेंगे तो एयर के अंदर क्या होती है? नमी होती है, और इन पाइपों में अगर नमी जाएगी तो फिर बाद में क्या होगा? अच्छी तरीके से वैक्यूम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों? वो है जो है चोक हो जाएगी बाद में। तो इसलिए आपको फ्लेक्सिंग नहीं करना है। आपके पास नाइट्रोजन है तो आप फ्लेक्सिंग करिए, नहीं है तो मत करिए। ये एक चीज़ आप लिख लीजिए, और इसको आपको करना है तभी आप बच पाएंगे चोकिंग से। एक पॉइंट ये होगा कि आपको फ्लेक्सिंग अब नहीं मारनी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारी पाइपें होती हैं ना, ये पाइपें जाम जल्दी नहीं होती हैं। देखिए 100, 200, 300 फ्रिज आप जब आप रिपेयर करेंगे, उसमें गैस चार्जिंग करेंगे, तो उसमें से कोई 1 या 2 या 3 मान लीजिए फ्रिज ऐसे निकलेगी जिनकी पाइपें चोक हो गई हैं कचरे की वजह से, जिनकी पाइपें चोक हो गई हैं कचरे की वजह से। लेकिन जो ज़्यादातर दोस्तों 95% फ्रिज है जो उनकी पाइपें चोक होती है वो होती है ऑयल के वैक्स की वजह से। ऑयल की वजह से नहीं, ऑयल के अंदर से जो वैक्स निकलता है उसके वजह से, और नमी की वजह से। ये 2 चीज़ों की वजह से हमारी 95% मतलब कि 95% पाइपें इसी वजह से चोक होती है। कचरे की वजह से सिर्फ 5% ऐसी होती हैं 100 में से फ्रिज जो कि कचरे की वजह से चोक होती हैं। तो आपको फ्लेक्सिंग नहीं मारना है। हाँ अगर कचरा आ भी गया ना तो उसको आप फ्लेक्स मार के साफ़ नहीं कर सकते हैं, उस पाइप को आपको चेंज करना रहेगा। तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि कचरे की वजह से हुई है या फिर ये ऑयल के वैक्स और नमी की वजह से चोक हुई है? तो मैं आपको बता दूं कैसे आप पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप इस फिल्टर को काटेंगे ना, इस फिल्टर को यहाँ जैसे ही अलग करेंगे तो आपको 2 चीज़ें आपको देखना है। एक तो यहाँ कैपिलरी में देखना है उसके सुराख में कि उसमें कोई डस्ट तो नहीं ना गई है, उसका होल तो नहीं ना बंद हो गया है कचरे की वजह से। तो अगर उस कैपिलरी के होल में दोस्तों अगर कचरा नहीं है तो मतलब ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देख लेंगे कि यहाँ पर जो आपका ये कंडेंसर है ना, इस कंडेंसर में देख लेंगे कि इसके अंदर तो कहीं पूरा डस्ट नहीं भरा है। तो अगर इसमें भी डस्ट नहीं है और कैपिलरी में भी डस्ट नहीं है तो 100% ये एकदम क्लियर है कि इसमें चोकिंग सिर्फ वैक्स की वजह से हुई है। ऑयल से जो ऑयल ज़्यादा हीटअप होने की वजह से जो वैक्स निकला है कैपिलरी के पास जा करके बर्फ़ बन के वही इसको जाम कर दिया है। तो इसका मतलब 100% ये क्लियर हो गया कि ये आपकी जो फ्रिज है वो उसकी जो पाइप है फ्रिज की वो जो चोक हुई है वो ऑयल के वैक्स की वजह से हुई है या फिर नमी की वजह से हुई है, कचरे की वजह से नहीं हुई है। अगर अगर ये देखिए आपके कंडेंसर अगर ये जाम है ना, इसमें डस्ट भरा हुआ है, और कैपिलरी में भी देख लीजिए, दोनों में से किसी एक में अगर कोई कचरा हो या फिर दोनों में कचरा हो तो इसका मतलब उसका होल बंद रहेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि ये कचरे की वजह से जाम हुई है। यही एक परफेक्ट तरीका है कचरा पहचानने का कि फ्रिज हमारी कचरे से जाम हुई है या फिर वैक्स से जाम हुई है। तो मान लीजिए आपका ये कचरे से नहीं जाम हुई है, दोनों पाइपें खुली हुई है, कैपिलरी का भी होल खुला है और ये जो आपका कंडेंसर है इसका भी होल खुला है। तो अब आपको करना क्या, ये देखिए, अब आपको ये करना है
है कि ये फ़िल्टर हटाना यहाँ से और इसकी जगह पे दूसरा ड्रायर फ़िल्टर लगा देना है। चलिए मान लीजिए हमने नया ड्रायर फ़िल्टर यहाँ पे तुरंत बिल्डिंग कर दी। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, अगर आप ये चाहते हैं इसका कंप्रेसर का प्रेशर भी चेक कर लें कि इसके कंप्रेसर का प्रेशर सही है या ख़राब है, तो वो कैसे चेक कर लेंगे। तो वहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो आपकी पिंचिंग वाली पाइप रहेगी या फिर इसमें जो चार्जिंग पाइप, जो ये चार्जिंग पाइप है, चार्जिंग लाइन जो है, इस चार्जिंग लाइन पे या तो पिंच रहेगा या फिर चार्जिंग पिन लगी रहेगी। तो इसको आपको काट लेना है या फिर उसके अंदर का जो पिन है उसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद इस कंप्रेसर को ऑन कर देना है। जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा ना तो ये यहाँ से हवा खींचेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पाइप आपको काटना ही काटना, चार्जिंग पाइप को। अगर इसको नहीं काटेंगे तो ये क्या करेगा, कैपिलरी के जरिए से हवा को खींचेगा, जिससे कि यहाँ से आप टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे यहाँ से हवा खींचेगा। तो आपको ये पाइप काट के ही कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना है। तो यहाँ से ये पाइप काटेंगे तो ये हवा यहाँ से खींचेगा और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप अंगूठा लगा लेंगे। ये जो कंडेंसर का आउटपुट है ना, जो फिल्टर में लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिल्टर में जोड़ने से पहले कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और ये वाली लाइन खोल लेंगे, चार्जिंग लाइन को, और यहाँ से आप इसको पूरे जोर से दाबेंगे। अगर इसका प्रेशर आपके अंगूठे को हटा देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस कंप्रेसर का जो प्रेशर है ये 100% सही है, मतलब कि ये कंप्रेसर का प्रेशर सही है। और अगर ये आपके अंगूठे को नहीं हटा पाता है, आपके अंगूठे को नहीं धक्का दे के हटा पाता है, इसका मतलब ये है कि इसका कंप्रेसर का प्रेशर जो है ये लो हो गया है। तो इसे कंप्रेसर का रिप्लेस करना होगा, बदलना होगा। तो ये आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि इस कंप्रेसर का प्रेशर सही है या ख़राब है। तो चलिए ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे नया फ़िल्टर जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे इसको हम जोड़ देते हैं। चलिए ये नया फ़िल्टर लग गया। यहाँ अभी तक हमने कोई फ्लेक्सिंग नहीं की है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस फिल्टर को सिर्फ चेंज किया है। और ये पाइप ही चोक नहीं है। अगर चोक पाइप रहेगी, जाम रहेगी कचरे की वजह से अगर चोक रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें डस्ट रहेगी और ये भी पूरा डस्ट से भरा रहेगा, या कोई या कैपिलरी डस्ट से भरी रहेगी, या मान लीजिए कि आपका ये जो आपका कंडेंसर है ये डस्ट से भरा रहेगा, या फिर दोनों भरे रहेंगे। तो इसमें कोई भी डस्ट नहीं था, मतलब दोनों पाइप साफ थे, इसका मतलब ये कचरे से चोक नहीं है। तो अब किससे चोक हो सकती है ये, क्योंकि गैस भी निकली थी जब हमने पाइप को काटा तो पूरी गैस भी निकली। तो चोकिंग कहाँ हो सकती है, ये देखिए ऑयल के वैक्स की वजह से या चोकिंग हुई होगी, या फिर जो चोकिंग हुई होगी वह नमी की वजह से, मतलब मॉइस्चर चोकिंग हुई होगी। तो अब क्या करना है, आपको उसको कैसे निकालना है। तो क्या उसको फ्लेक्सिंग करना ज़रूरी है? नहीं, एकदम ज़रूरी नहीं है, आपको फ्लेक्सिंग करना ही नहीं है, क्योंकि उस ऑयल के वैक्स को निकालने के लिए, मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम की पाइपें हैं ना, ये पाइपें हैं, मतलब जो भी ठंडा करने वाली मशीनें होती हैं, फ्रिज, एसी, डीप फ्रीजर, ये सब जो है ना, इनमें जो ये पाइपें डिज़ाइन की जाती हैं ये सिर्फ ऑयल और गैस के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसके अंदर ऑयल और गैस अगर चलता है तो ये पाइपें जाम नहीं होंगी। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और अनकंडेंसेबल गैस इसमें आ जाती है या एयर आ जाती है तो क्या होगा कि ये पाइपें जाम हो जाएंगी। तो ऑयल से नहीं पाइपें जाम हुआ करती हैं, ऑयल के वैक्स से पाइपें जाम हुआ करती हैं। तो चलिए मान लीजिए जो ऑयल का वैक्स इसमें आया और ये पाइप जाम हो गई, तो इसको आप क्या फ्लेक्सिंग मारेंगे? नहीं, फ्लेक्सिंग मारने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑयल का वैक्स है ना वो भाप बन जाएगा अगर उसका वैक्यूम किया जाएगा तब। कैसे वैक्यूम करना है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आपको क्या करना है, फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप करना है वैक्यूम। क्या करना है? वैक्यूम करना है। वैक्यूम किससे करना है? यहाँ पे देखिए गलती लोग करते हैं, कंप्रेसर से वैक्यूम कर देते हैं। तो आपको कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं करना है, क्योंकि कंप्रेसर वैक्यूम नहीं कर पाता सही तरीके से। तो आपको कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि पहली बात इसको फ्लेक्स मारेंगे जिससे कि इसके अंदर बहुत सारे मॉइस्चर अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, जब वैक्यूम करते हैं तो कंप्रेसर से वैक्यूम करते हैं। तो कंप्रेसर इसके अंदर के सारे एयर को, मतलब सारे नमी को बाहर नहीं निकाल पाता है, इसलिए कंप्रेसर से लक बाई चांस होता है कि जो हमारी फ्रिज है चोक हो जाए, चोक नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही होता है कि फ्रिज चोक हो ही जाती है। तो आपको क्या करना है, कंप्रेसर से वैक्यूम एकदम नहीं करना है। आपको वैक्यूम पंप से ही, जो प्रोफेशनल वैक्यूम पंप होता है, जो मोटर वाला पंप होता है ना, रोटरी पंप, मतलब जो वैक्यूम पंप होता है उससे आपको करना है यहाँ पे वैक्यूम। तो वैक्यूम करने के लिए आपको क्या करना है कि वैक्यूम पंप का ही यूज करना है, आपको कंप्रेसर का यूज नहीं करना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक वैक्यूम पंप है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से वैक्यूम पंप होता है इसका। तो चलिए ये एक वैक्यूम पंप है, तो आपको वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना है। तो देखिए मान लीजिए अब यहाँ पे वैक्यूम जब करेंगे ना, मतलब एक गेज लगा देंगे, कंपाउंड गेज, मतलब लो प्रेशर गेज लगा देंगे, और उसको ला करके यहाँ पे जो हमारी चार्जिंग पिन लगा देंगे, एक चार्जिंग लाइन पे एक चार्जिंग पिन लगा देंगे, और उसके बाद
इसी पे ला करके गेज को हम कस देंगे। चलिए ये चार्जिंग पिन लग गई। उसके बाद इसका जो आप यहाँ पे कंपाउंड गेज लगाएंगे जब, तो उसमें एक पॉइंट पे मतलब जो उसका आउटपुट पॉइंट रहेगा और आउटपुट लाइन रहेगा उसको ला करके आप जोड़ देंगे वैक्यूम पंप में। जो उसका इनपुट मतलब नीचे वाली लाइन रहेगी उसको ला के जोड़ देंगे आप इस कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पे। तो कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पे जोड़ेंगे और उसके बाद फिर ये जो आपका वैक्यूम पंप है इस वैक्यूम पंप पे एक लाइन जोड़ देंगे और इस वैक्यूम पंप को ऑन कर देंगे और ये आपका ऑफ रहेगा। कंप्रेसर क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। कंप्रेसर ऑन नहीं करेंगे अभी, और कंप्रेसर ऑफ रहेगा और वैक्यूम पंप क्या हो गया? ये ऑन हो जाएगा। वैक्यूम पंप ऑन करते ही क्या होगा कि ये इसके अंदर के सारे मॉइस्चर को, सारी नमी और सारे हवा को ये बाहर खींचने लगेगा, मतलब बाहर फेंकने लगेगा। तो जैसे ही वैक्यूम पंप लगा के आप वैक्यूम करेंगे ना, तो ये इसके अंदर के सारे एयर को जब खींचेगा तो किधर से खींचेगा इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए डिस्चार्ज लाइन से नहीं खींचेगा, मतलब ये कि डिस्चार्ज लाइन पे क्या, तो यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है और जैसे ही कंप्रेसर बंद होता है तो वाल्व आकर के इसको ढक देता है इस लाइन को, और यहाँ से फिर ये हवा नहीं खींचेगा। किधर से खींचेगा? सक्शन लाइन से। सक्शन लाइन से एयर को खींचेगा, मतलब कि ये चार्जिंग लाइन से हवा इस साइड से खींचेगा। इधर से देखिए ये यहाँ से, देखिए ये यहाँ से, मतलब कि यहाँ से ये सारे एयर को खींचना शुरू करेगा और ये कंडेंसर की एयर को खींचेगा फिल्टर से, मतलब ये कैपिलरी के जरिए से खींचते हुए, और यहाँ आपके फ्रीजर के जरिए से खींचते हुए, यहाँ से खींचते हुए कहाँ ले जाएगा? सीधा बाहर निकालेगा। मतलब कि आपका क्या है, ये सक्शन लाइन, जो सक्शन लाइन एवापोरेटर का आउटपुट रहेगा ना, उसके जरिए से पाइप के अंदर, मतलब जो भी पाइपें हैं, यहाँ फिल्टर है, कैपिलरी है, कंडेंसर, इन सब के और एवापोरेटर के अंदर की जितनी भी पाइपें हैं उन सभी पाइपों के अंदर से जो हवा रहेगी ना, उन सारे हवा और नमी को ये बाहर खींचेगा। और जब पूरी हवा को ये बाहर खींच लेगा, इसमें टाइम लगभग 15 मिनट लग सकती है, 10 मिनट लग सकता है, 20 मिनट लग सकता है। वैक्यूम पंप के ऊपर होता है, और मैं आपको बता दूं 5 मिनट भी लग सकता है। वो कब लगेगा? जब आप यहाँ पे चार्जिंग पिन नहीं लगाएंगे, मतलब कि ये पिन निकाल देंगे और पिंचिंग वाला सिस्टम करेंगे, मतलब सीधा यहाँ पे पाइप जोड़ देंगे और फिर उसके बाद चार्जिंग वाल्व लगा करके उसमें से वाल्व निकाल लेंगे और इसको वैक्यूम करेंगे। बाद में फिर यहाँ पे पिंच करेंगे तो फिर जल्दी वैक्यूम हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो पिन नहीं लगी होती है तो इसको पूरा स्पेस मिल जाता है, बहुत तेज़ी से हवा खींचता है, और जब पिन लगी रहती है तो एक छोटे से होल के जरिए से हवा को खींचता है, वैक्यूम करता है, तो इसलिए टाइम लगता है। तो मान लीजिए अगर आपको पिन लगाना तभी कोई बात नहीं, लेकिन टाइम लगेगी, मतलब कि 15 मिनट 20 मिनट का टाइम भी लग सकता है वैक्यूम होने के लिए। मतलब कि जब वो -30 पे आ जाए इसका मतलब वैक्यूम हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और भी चलाएंगे ताकि अच्छी तरीके से वैक्यूम हो जाए। तो चलिए मान लीजिए वैक्यूम हो रहा, तो अब इसमें क्रिया क्या होगा उसको देखिए। क्रिया ये होगी दोस्तों कि इसके अंदर जब वैक्यूम होगा ना, वैक्यूम पंप खींचेगा जब इसको, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर की जब हवाओं खींचेगा, सारी हवा को बाहर निकालेगा, तो इसके अंदर जो वैक्स रहेंगे ना, जो ऑयल के वैक्स जो चोक कर रहे थे, और जो नमी रहेगी ना, वो उबल कर, मतलब उबल कर रिस करके ये किधर आएगी? इधर कंप्रेसर के जरिए से, मतलब वैक्यूम पंप में चली जाएगी। मतलब वैक्यूम पंप इसके सारे वैक्स, मतलब ऑयल के सारे वैक्स और नमी को और एयर को खींच लेगा अपने अंदर, या फिर एयर में इसको बहा देगा, वातावरण में फेंक देगा। इसका मतलब ये कि ये पूरी तरीके से ऑयल के वैक्स और नमी से ये पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी पाइप, और एकदम ये खुश्क हो जाएगी, मतलब एकदम ये ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी पाइप। अब उसके बाद जब ये पूरी तरीके से सूखी हो जाए पाइप, इसमें कोई नमी ना रहे, मतलब इसके अंदर के सारे एयर बाहर निकल जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कंपाउंड गेज जो रहेगा आपका ना, उसके गेज को बंद करना है। फिर उसके बाद वैक्यूम पंप को भी बंद कर देना है। वैक्यूम पंप को भी क्या करना है? बंद कर देना है। तो फिर दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है कि जहाँ पे ये वैक्यूम पंप लगाए थे ना, वहीं पे आपको सिलेंडर लगा देना है, और सिलेंडर लगा के गैस चार्ज करना है। तो चलिए थोड़ा सा उसका फिगर भी बना देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही किस तरीके से गैस चार्ज करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है कि यहाँ पे मेरा मकसद ये है, मेन मकसद ये है कि किस तरीके से चोकिंग से बचा जाए। तो चलिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि ना पता हो कि कैसे चार्ज किया जाता है गैस। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, और मैं फिर और भी बना दूंगा। लेकिन चलिए मैं आपको वो गैस किस तरीके से चार्ज करना है वो भी थोड़ा सा मैं फिगर बना के आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, तो फिगर पहले बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, दिखाते हैं। तो अब देखिए, जब ये सिलेंडर लगाएंगे तो इस तरीके से सिलेंडर लगा देंगे, मतलब यहाँ पे इसी जगह पे वैक्यूम पंप लगा तो इसी पाइप पे, और इसी पाइप मतलब इस पाइप को वैक्यूम पंप से हटाना। वैक्यूम करने के बाद पहले ये गेज तो बंद रहेगा, पहले गेज बंद करेंगे, उसके बाद तब जाके वैक्यूम पंप बंद करेंगे, वरना फिर इसके अंदर फिर दोबारा से रिटर्न हवा चली जा सकती है, इसलिए पहले गेज को बंद करते हैं। तो वैक्यूम पंप अलग किए, वैक्यूम पंप की जगह पर क्या लगा दिए? गैस लगा दिए। कौन गैस है ये? R100
134A, ये R134A गैस यहाँ पे हमने लगा दिया है। जो भी गैस रहेगी फ्रिज की बॉडी पर लिखा रहेगी वही आप गैस डालेंगे इसमें। तो यहाँ मान लीजिए R134 गैस डाली गई है, तो R134 गैस का सिलेंडर यहाँ पे हमने लगा दिया इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, पहले सिलेंडर को ऑन करना है, मतलब इसके नाब को ऑन करना है। ये अभी फ्रिज बंद ही है, मतलब ये कंप्रेसर अभी बंद ही है, अभी एक बार भी ये चालू नहीं हुआ है। तो आप क्या करना है कि यहाँ पे ये ऑन है, ये इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से ये गैस निकलेगी, यहाँ पे जाएगी। लेकिन इस पाइप में जब हम खोल के इसमें लगाएं, वैक्यूम पंप से खोल के जब हमने इसमें लगाया, ये जो आपका सिलेंडर में लगाया, तो उसमें कुछ एयर भी चली गई बाहर। वो एयर अगर नहीं निकालेंगे तो जाके चोक कर देगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे तुरंत यहाँ जैसे गैस खोलेंगे तो यहाँ से जो इसका लाइन कसा गया है गेज पे, इसको हल्का सा ढीला करेंगे ना इसकी चूड़ी को, तो यहाँ से गैस निकलेगी। मतलब जब सफ़ेद गैस निकलने लगे ना, मतलब थोड़ी सी गैस निकल जाए वहाँ से, तो इसका मतलब कि इसके अंदर की जो एयर थी वो बाहर निकल गई है पाइप के अंदर। अब सिर्फ ये गैस निकले तुरंत इसको कस देंगे, बस। अब इसमें भी एयर ख़त्म हो गई इस वाले पाइप में भी। तो अब क्या करना है, अब आपको ये गेज धीरे धीरे खोल करके, मतलब कि इसको ऑन कर देंगे। गेज को पहले थोड़ा सा खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। मतलब कि आपको क्या करना है, इसमें आपको 40 से 50 PSI गैस फ्रिज में डाल देनी है। कंप्रेसर बंद रहेगा उसी पे। तो उसके बाद जब 40 से 50 PSI हो जाएगी गैस ना, यहाँ पे इसी और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम एंटी चोक या एंटी मोस्ट का प्रयोग नहीं करना है। एंटी चोक और एंटी मोस्ट ये नुकसान करता है कंप्रेसर की बाइंडिंग के लिए। कंप्रेसर के ऊपर जो बाइंडिंग में पॉलिश लगी होती है उसको ख़राब करता है, उसके आयल को फाड़ देता है। इसलिए आपको एंटी चोक एंटी मोस्ट का प्रयोग नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, एंटी चोक एंटी मोस्ट जो होता है, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, या कुछ लोग उसको एंटी चोक कहते हैं, कुछ लोग एंटी मोस्ट कहते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं एंटी मोस्ट। चलिए, एक ही चीज़ को, मतलब एक ही वो चीज़ है, उसको दो नामों से जाना जाता है, एक एंटी चोक, एक एंटी मोस्ट। तो मान लीजिए जो एंटी मोस्ट है ना, वो क्या काम करते हैं इसको समझ लीजिए। देखिए, एंटी चोक क्यों डाला जाता है, एंटी चोक लोग इसलिए डालते हैं, ये कंपनी एकदम सख्त मना करती है कि आप एंटी चोक मत डालिए, क्योंकि एंटी चोक कंप्रेसर के लिए नुकसानदेह है। लेकिन लोग क्यों डालते हैं, चोकिंग से बचने के लिए, कि ये एंटी चोक ये काम करता है कि ये पानी को बर्फ़ नहीं बनने देता है। मतलब इसके अंदर जो कुछ नमी रह जाएगी ना, उस नमी को बर्फ़ नहीं बनने देता है ये एंटी चोक, बस यही काम करता है। लेकिन बताइए, अगर इसके अंदर पानी घूमेगा, इसके अंदर पानी घूमेगा, तो ये लोहे की पाइप होती है, फिलहाल ये जो कंप्रेसर वगैरह इसमें वो बार बार घूमेगा, तो वहाँ पे अगर नमी और आयल और गैस अगर आपस में मिलते तो वहाँ पे एसिड भी पैदा होती है। तो एसिड बन के इसकी बाइंडिंग को नुकसान करता है। इसलिए आपको एंटी चोक का प्रयोग एकदम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो चलिए, मान लीजिए हमने इसमें 40 से 50 PSI 40 से 50 PSI गैस इसमें हमने बंद पे ही डाल दिया। तो अब उसके बाद हमें करना क्या कि अब हमें फ्रिज को स्टार्ट करना, मतलब फ्रिज के कंप्रेसर को या फ्रिज को आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही फ्रिज को स्टार्ट करेंगे तो अभी ये सुई जो इसके अंदर रहेगी ना, ये धीरे धीरे डाउन होगी, धीरे धीरे नीचे आएगी। तो नीचे कहाँ आ जाएगी, ये 0 तक आ जाएगी, या फिर 0 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, या 0 से थोड़ा सा ऊपर रहेगी, यहाँ तक ये आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा देर चलाने के बाद, मतलब 10, 15, 20 सेकंड चलाने के बाद, उसमें फिर अगर गैस कम है तो उसमें और थोड़ा सा गैस डालना है, तो गैस थोड़ा सा और डालना है, फिर उसके बाद फिर बंद करना है, फिर डालना है। मतलब इस तरीके से आपको 8 से 10 PSI पे ले जा करके सेट करना है। मतलब 8 और 10 के बीच में आपको ले आ करके सुई को सेट करना है। मतलब 8 और 10 के बीच में आपकी सुई होनी चाहिए। मतलब 10 पे भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चेक करना है कि उसके सक्शन लाइन पे, जो सक्शन लाइन ये लगा ना कंप्रेसर पे, इस पे आइस तो नहीं ना आ रही है। क्योंकि अगर गैस ज़्यादा हो जाएगी तो सक्शन लाइन पे आइस आने लगेगी। तो इसका मतलब अगर फ्रिज के सक्शन लाइन पे आइस आती है, बर्फ़ आती है, इसका मतलब ये 100% क्लियर है। मतलब फ्रिज में ज़्यादा गैस चार्ज कर दी गई है, तो वहाँ पर आपको गैस को निकालना भी पड़ेगा। तो ये सक्शन लाइन हल्का ठंडी होनी चाहिए, लेकिन ये जो है बर्फ़ इस पे नहीं आना चाहिए। तो आपको कितना रखना है, 8 से 10 PSI के बीच में आपको प्रेशर रख देना है। जब वहाँ पे आ जाएगा प्रेशर, तो आपको ये गैस इसके अंदर डालना बंद कर देना है। 8 से 10 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 8 से 10 PSI। मतलब जो इसमें 8, 10 जहाँ लिखा रहेगा ना, मतलब 10 लिखा रहेगा, 10 के नीचे छोटी सी एक और सुई रहती है, वो 8 की रहती है। तो 8 और 10 के बीच में आपको इसके प्रेशर को रोक देना है। तो यहाँ पे आपकी गैस ये कंप्लीट हो जाएगी। और आपको अब ये चेक करना है कि ये जो आपकी कंडेंसर, ये जो आपका ये गर्म हो रहा है कि नहीं, फ्रीजर ठंडा हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक कर लेना। फिल्टर को भी चेक करना है। नॉर्मल ये कैटलरी भी गर्म रहेगी, फिल्टर भी गर्म रहेगा, और ये एवापोरेटर आपका ठंडा रहेगा। और ये आपकी जो सुई है ये माइनस में नहीं आ रही है, मतलब -30 की तरफ नहीं
आ रही है, माइनस की तरफ नहीं आ रही है, तो थोड़ा देर चला के मतलब 5 मिनट 10 मिनट चला के चेक कर लेना है। सुई अगर माइनस की तरफ नहीं आती है, उसी पर रुका हुआ है 8-10 के बीच में, तो इसका मतलब अब हमारी जो गैस है वो चोक नहीं है, गैस पूरी तरीके से हो चुकी है और गैस परफेक्ट तरीके से रन कर रही है और ये अब कूलिंग करेगा, इसमें अब चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जब आप गैस चार्ज करेंगे ना, तो 100% ये जो आपका सिस्टम है ना, ये चोकिंग नहीं होगा, चोकिंग नहीं होगा, ये परफेक्ट तरीके से आपका सिस्टम काम करेगा और ये जो फ्रिज है ना, लंबे टाइम तक अच्छी तरीके से कूलिंग देता रहेगा। आपको यहाँ पे फ्लेक्सिंग वगैरह नहीं मारनी है। फ्लेक्सिंग तब मारनी है जब आपके पास नाइट्रोजन होगा, और अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो आपको फ्लेक्स मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब आप गैस चार्ज करेंगे तो परफेक्ट काम ये हमारा फ्रिज करेगा, इसमें गैस चोक नहीं होगी। हाँ, अब अगर किसी वजह से अगर इसके बाद भी चोक होती है ना, तो उसके लिए मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा कि अब क्या करेंगे। इतना चीज़ कर लिए, वैक्यूम पंप से वैक्यूम भी कर लिए, फ्लेक्सिंग भी हवा से नहीं मारे, तो उसके बाद भी अगर चोकिंग हो जाती है तो फिर मैं आपको पार्ट 3 में ये क्लियर कर दूंगा कि अब चोकिंग नहीं होगी। मतलब इसके बाद तो चोकिंग नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए अगर चोकिंग हो भी जाती है ना, तो पार्ट 3 में मैं क्लियर कर दूंगा कि अब इस तरीके से काम करिए। मतलब ये तो रहेगा क्लियर, इसी तरीके से आपको काम करना, लेकिन इसके बाद भी अगर चोकिंग कभी कभार हो जाती है तो क्या करें कि वो चोकिंग से फिर हम बच जाए। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पार्ट 3 में, ये आपको क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद ये चोकिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी।